10 दिन बाद जो है आप एक वीडियो जारी करते हैं जंगल में बैठ के। उसी बीच में जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है इधर उधर हो गए थे, ना ही किसी से संपर्क हो पा रहा था। और हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करने जा रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि आखिर जयराम महतो कहाँ है, कहाँ चले गए। लोग यहाँ तक कह दिए कि जयराम महतो भगौड़ा है, भाग गया वो। इस पे क्या कहना चाहिएगा? कि अरेस्टिंग होना ही चाहिए और मैं खुशी अरेस्टिंग देने जा रहा था। मैं देखिए मैंने वो दिन रात को 3 वीडियो, ये 8 मिनट 56 सेकंड का। जयराम महतो ऐसा तो है ना कि झारखंड छोड़ के पुरुलिया बंगाल चले गए थे पुलिस के डर? हर जगह ये डिमांड था कि अगर जयराम का नॉमिनेशन किसी तरह रिजेक्ट होता है, लोग कह रहे थे कि माँ को लड़ाइए, अगर आपको दिक्कत है तो माँ को लड़ाइए। जयराम महतो के साथ साथ अभी 20-20 गाड़ियां घूम रही हैं। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है, तो आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है? कोई कह रहा है कि ढुल्लू महतो जी के साथ संबंध है, कोई कह रहा है उस पार्टी के साथ संबंध है। तो जयराम महतो जी का किस पार्टी से संबंध है? कुछ लड़के ऐसे थे जिनको भनक लगा था कि नहीं नॉमिनेशन ही नहीं होने दिया जाएगा, वो पेट्रोल लेके तैयार थे कि हम पेट्रोल डाल लेंगे। इस तरह का माहौल यहाँ सीन क्रिएट। जयराम महतो वहां ही मुआवजा दिलाने क्यों जाते हैं जहां पे कंपनी है? कोई वज्रपात से मर जाता है या चुट्टू पालू रामगढ़ में उस घाटी में जो है किसी की मौत हो जाती है, रोजाना मौत होती है, वहां पे क्यों नहीं जाते हैं? 1 तारीख के बाद से, अभी हम वीडियो जब शूट कर रहे हैं 12 तारीख को, 7 तारीख को ही आपको जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है पीड़क कार्रवाई पे रोक लगा दी गई थी। उसके बाद से नहीं सभा कर रहे हैं, ना ही कोई रैली कर रहे हैं, ना ही कोई जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। ये हमने ये वीडियो बना के रखा था कि मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी तो मेरे कार्यकर्ता कैसा काम करेंगे, ये मैंने संदेश दिया था। तो ये वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुए। जयराम दादा के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, अगर वो उस दिन गिरफ्तारी दे देते तो आज का जो माहौल है कुछ अलग होता। जो लड़का अभी मुखिया का चुनाव नहीं जीता है, उसके खिलाफ इतनी साजिशें क्यों? इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और इसके बाद भी चुनाव होंगे। अगर उनको साजिश करना ही था तो एनडीए गठबंधन को यूपीए के नाम के साथ छेड़छाड़ करना चाहिए था कि चलो उसके नाम का 5 कैंडिडेट लेंगे। यूपीए को एनडीए के नाम से छेड़छाड़ करना चाहिए, उसके नाम का 5 कैंडिडेट लेंगे। जयराम महतो के नाम 4 कैंडिडेट ऑलरेडी आ चुके थे। जिनको 25,000 में पर्चा खरीदवाया गया, उसको ना लोकसभा में अंतर मालूम है, ना विधानसभा में अंतर मालूम है। तो भैया 2 साल का केस एगो 41 कर पर्ची 60 देते हैं। या तो चाची का स्थानीय टीम चौकीदार भी आके सुना देता कि नगड़ी थाना में आपका केस है। कुछ किसी भी एंगल से कम से सूचना तो मिलता। लेकिन आज 2 साल बाद अचानक आप डिटेन करने के लिए आते हैं, अरेस्टिंग करने के लिए आते हैं। तो ये तो हर कोई जानता है, जब कानून के रखवाले अगर कानून इस प्रकार से कानून का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे तो भाई कैसे लोग आस्था जताएंगे? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के सियासी गलियारों में गजब का तूफान मचा है। और बात गिरिडीह लोकसभा की जाए तो यहाँ का पारा पता नहीं 100 डिग्री है कि 200 डिग्री है, ये भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। झारखंड के 14 संसदीय क्षेत्र में आखिर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र ही हॉट सीट क्यों बना, ये आप सभी तमाम दर्शक जानते हैं या जानने का प्रयास कर रहे होंगे। आपको बता दें कि 2023 में जो है धनबाद के बलियापुर से JBKS पार्टी का निर्माण होता है। उसके बाद से झारखंड के सियासी गलियों में तूफान मचा था। एक गरीब परिवार का बच्चा जिसका अच्छा घर भी नहीं है, जिसका फैमिली बैकग्राउंड भी मजबूत नहीं है, जिसके पास ना पैसा है ना गाड़ी है, मतलब कुछ भी नहीं है, वो कहता है कि मैं जो है अब पार्टी का निर्माण करूंगा, उसके बाद जो है झारखंड को बदलने का प्रयास करूंगा और मेरी जो लड़ाई होगी झारखंड को बदलने की लड़ाई होगी। झारखंड के आदिवासी मूलवासी इन तमाम लोगों के लिए जो है मैं लड़ूंगा। 1 मई को नामांकन करने टाइगर जयराम महतो बोकारो समरनाहाले गए थे। उसी दिन नगड़ी पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आ जाती है। उसके बाद से जयराम जी वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद अभी तक जो है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कोई वीडियो नहीं आया है, ना ही किसी चैनल पर इंटरव्यू आया है। बहुत ही मुश्किल से जो है आज हमारे साथ टाइगर जयराम महतो मिल गए हैं। दादा जोहार और स्वागत है। आपका भी जोहार, स्वागत है। और आपने भी काफ़ी त्याग किया है, परित्याग किया है। आपके लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं, दुआएं हैं कि आप बेहतर के साथ, मजबूती के साथ इसी तरह जनमानस के बीच लगे रहें। जी शुक्रिया। दादा सबसे पहले ये बताइए कि 1 तारीख को नगड़ी पुलिस आपको बोकारो में गिरफ्तार करने आई थी। 10 दिन बाद जो है आप एक वीडियो जारी करते हैं जंगल में बैठ के। उसी बीच में जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है इधर उधर हो गए थे, ना ही किसी से संपर्क हो पा रहा था। और हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग जब करने जा रहे थे तो लोग पूछ रहे थे कि आखिर जयराम महतो कहाँ है, कहाँ चले गए। लोग यहाँ तक कह दिए कि जयराम महतो भगौड़ा है, भाग गया वो। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये विपक्ष की साजिश है। भागने जैसा कोई बात नहीं। हम वो शख्स हैं जो 23 मार्च 2023 को एडीएम सर के सामने कहा था कि अगर लाठी चलानी है तो सर पे चलाइएगा। और मैंने इशारा भी किया था, यहाँ मारिए जोर से ताकि यहाँ से जान जा सकती है, शरीर पे मत लगाइएगा। और वो डिटेन किया था, रांची के बीचों बीच हमें अरेस्ट किया गया था। तो अरेस्टिंग से, डिटेन होने से हम लोग ना घबराते हैं ना भागते हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ आती हैं कि आप जनता के हैं,
जनता चंदा उठाकर आपको रैली में गई है, जनता समर्पित भाव से 45 डिग्री के टेम्परेचर में आपके साथ समर्पित भाव से आपके नामांकन रैली में गई है। तो वहाँ जनता की भावना मेरे लिए मायने थी। मेरे सिद्धांत से ज़्यादा जरूरी जनता की भावना थी, क्योंकि कानून रहे चाहे कुछ भी रहे वो जनता के लिए ही बने होते हैं। तो वहाँ जो माहौल था बोकारो का, मैं पूरी ईमानदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि अगर बोकारो में उस दिन मुझे डिटेन कर लिया जाता या फिर मुझे अरेस्टिंग कर लिया जाता तो शायद बोकारो की तस्वीर आज जो देख रहे हैं वो नहीं हो पाती। हिंसा होता, उपद्रव होता, अराजकता होती। मानती है घाटा नफा नुकसान ये अलग बात है, घाटा किसको होता नहीं होता अलग बात है, लेकिन एक बहुत ही दुविधापूर्ण माहौल उत्पन्न हो जाता और विधि व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। तो लिहाजा विधि व्यवस्था बनी रहे और हमने अपना अंतिम संबोधन भी यही कहा था कि एसपी साहब माफ़ कीजिएगा, भीड़ की भावनाओं का सम्मान कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और बाकायदा हमने कहा कि डीएसपी साहब को हमारी गाड़ी के बगल भेजिए, देखिएगा वीडियो में कि हम उनसे कान में कुछ बात कर रहे हैं। यानी इसे भागना कहते हैं। हम डीएसपी से बात कर रहे हैं, कान में गाड़ी के बोर्नेट से बैठ के झुक के बात कर रहे हैं। उनको यही बोल रहे थे कि आज संभव ही नहीं कि आप हमको डिटेन कर पाइएगा। अगर आप डिटेन करते हैं तो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। आप हमें डिटेन करके इधर ले जाएंगे और इधर चौक चौराहों में जाम होगा, कहीं क्या होगा कहना बहुत डिफिकल्ट है। तो लिहाजा वहाँ जो भीड़ थी, उनकी जो भावना थी, उसका सम्मान करना ही मेरा वहाँ कर्तव्य था। अपने लोगों को फिलहाल केस मुकदमों से भी बचा कर रखना मेरा कर्तव्य था। पुलिस प्रशासन, पुलिस में बैठे लोग भी मेरे ही हैं, अपने लोग हैं, तो उनको भी पब्लिक और उनके बीच की जो हिंसक झड़प ना हो जाए उस पर भी मुझे इंटरफेयर करना था, उस पर बचाव करना मेरा कर्तव्य था। तो लिहाजा मैंने वहाँ निकलना ही उचित समझा और बाकायदा मैं निकला नहीं। आज जो भी आप अगर 15 साल बाद उनका इंटरव्यू खुद लीजिएगा, जो अभी डीएसपी पे हैं, रैंक पर हैं, अगर वो रिटायर, चूँकि आज नहीं मैंने स्टेटमेंट ठीक से देंगे, जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो खुद कहेंगे कि जरा महतो हमारी नज़रों के सामने ही गए। और उनको जाने देना हमारी मजबूरी भी थी, क्योंकि आखिर पुलिस भी है तो जनता के लिए है, जनता की रक्षक है, उन्हीं के कारण हमें सैलरी मिलती है। और भैया उन्होंने इग्नोर कर दिया। डीएसपी साहब ने खुद देखा कि हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, तो उन्होंने नज़र यूँ फेर लिया, क्योंकि उनको भी मालूम था कि यहाँ हिंसक घटनाएं घट सकती है। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें वहाँ घटित हुई। और भागना, देखिए समरदा, भागना किसे कहते हैं? अगर हम बीचों बीच, हम एक मान के चलिए फुटबॉल खिलाड़ी है मैदान में और चारों तरफ दर्शक है और दर्शकों का जिम्मा है कि फुटबॉल खिलाड़ी को बाहर नहीं जाने देना है, तो भैया या तो हमको नीचे सुरंग बना के जाना होगा या तो उड़ के जाना होगा। तो वो काम तो हम किए नहीं। इसका मतलब है दर्शक जिनको जिम्मा मिला था उन्होंने रास्ता दिया। तो मेरे कहने का मतलब है चारों तरफ पुलिस थी, यानी जिनको जिम्मा मिला था उन्होंने हमें रास्ता दिया कि नहीं ठीक है आप चले जाइए, कोई बात नहीं, जो हम लोग देख लेंगे। मतलब पुलिस वाले आपसे मिल गए थे? देखिए स्वाभाविक है कि झारखंडी जनमानस भावना के हैं, आखिर नुकसान किसका होता? जो पुलिसकर्मी थे जिनके हाथों में लाठियां थी वो कौन थे? डीएसपी थे। किसके बेटे थे? किसी गरीब किसान के बेटे थे। 20 साल पहले उनके पिताजी खेतीबाड़ी करके उनको आज डीएसपी बनाए हैं। और जो इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे, पुलिसकर्मी थे, वो कौन है आखिर? इसी चंदन क्यारी, इसी चास की धरती के बेटे हैं, उसी बोकारो धनबाद गिरिडीह की धरती के बेटे हैं। आखिर वो लाठीचार्ज किसके ऊपर करते हैं? अगर वो माने कुछ भी करते हैं, अपनी जो प्रशासनिक कार्रवाई करते हैं, तो किसके ऊपर करते हैं? अपने ही माताओं बहनों के ऊपर, अपने अभिभावक, अपने भाई, अपने छात्रों के ऊपर। तो वहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। किसी भी हाल में अरेस्टिंग हो पाना जो माहौल था, और मैं बड़ाई क्यों करूँगा, 14 लोकसभा है, 14 लोकसभा में नहीं करने से भी नहीं 140 लोगों ने नामांकन किया है। फुटेज सोशल मीडिया में फुटेज निकालिए और देखिए कि किसके नामांकन रैली में क्या माहौल था। एक और बात बोलना चाहेंगे, बीच में काट रहे हैं, कि आपके नामांकन में हम खुद आए थे, लाखों की भीड़ थी, लेकिन रांची के कुछ प्रमुख चैनल जिनको आप बहुत ही प्रमुखता से इंटरव्यू भी देते हैं, ये सवाल पूछना नहीं चाहिए था लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, वो अपने चैनल पे जो है रील्स डालते हैं, शॉर्ट्स डालते हैं कि ये देखिए लाखों की भीड़ का दावा करने वाले के नामांकन में हजारों की भीड़ है। इस पे क्या कहना चाहिएगा? देखिए ये कुछ लोग होते हैं, हो सकता है उन्हें विपक्ष की ओर से अच्छा खासा दान दक्षिणा मिला होगा, लेकिन फिर भी उनके हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की निष्ठापूर्ण ही अपना कार्य को करेंगे। वीडियो फुटेज स्पष्ट बता रहे हैं, और वीडियो फुटेज क्या बताएंगे, उस दिन पूरा क्षेत्र बता रहा है। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, बाकायदा एक तो मेरे राज्य के नहीं गैर राज्य का एक बुजुर्ग आदमी था, वो जाम में फंस गए थे। बोला ये लड़कवा के ऐसे बोले कि 35 बच्चर उम्र ना है, 35 किलो वजन नहीं है और 35 लाख का भीड़ लेके। इसमें दादा कोई बात, कोई दो राय नहीं। हम लोग बहुत सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग अगर किसी क्षेत्र में किए हैं तो गिरिडीह लोकसभा में किए हैं, और आपको गोमिया में, आपका बेरमो में, टुंडी में, 4-5 विधानसभा में मैं बहुत ही प्रमुखता से रिपोर्टिंग किया हूं। हम लोग जहां जा रहे हैं आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जो पहला सवाल था उसका जवाब अभी तक नहीं मिला है कि जयराम दादा 1 तारीख के बाद से, अभी हम वीडियो जब शूट कर रहे हैं 12 तारीख को, 12 तारीख हो गया, शायद 7 तारीख को ही आपको जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो है पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद से नहीं सभा कर रहे हैं, नहीं कोई रैली कर रहे हैं, नहीं कोई जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। एजेंट, सबसे बड़ा चीज एजेंट। मैं सच जो बात है कहना चाहूंगा, क्यों आखिर हमारा रैली और सभा ऑफिशियली क्यों नहीं हो रहा था? अनऑफिशियली हो रहा था, अंधेरे में हो रहा था, बिना
ऑफ कैमरा हो रहा था। चूंकि अब हम नॉमिनेशन कर चुके हैं, यानी हमारा जो कार्यक्रम होगा, अगर सभा वगैरह होगा तो हमें उसके लिए परमिशन लेना होगा और उसके लिए हमें अपना एजेंट बनाना होगा। लेकिन चूंकि हमारा एजेंट नहीं बना था, हमारे हस्ताक्षर बचे हुए थे, तो कुछ दिन पहले हम अपना हस्ताक्षर करके आए, अपना एजेंट डिप्यूट करके आए और अभी हमारे एजेंट जो बने हैं चुनाव के, वो पहुंचे हैं डीसी कार्यालय अनुमति लेने के लिए कि कैसे आगे की हम लोग सभा करेंगे, हमारा रोड शो होगा। तो इसी कारण हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे थे वो ऑफ कैमरा कर रहे थे। जयराम महतो, ऐसा तो है ना कि झारखंड छोड़ के पुरुलिया बंगाल चले गए थे पुलिस के डर से? झारखंड में ही थे, क्यों डरेंगे? बाकायदा हम आपको बताना चाहेंगे, उस दिन की घटना के बाद एक IPS पदाधिकारी हमसे मिलने आए, दामोदर नदी के किनारे मिले, हमको प्रेस किए कि बाबू कोई बात नहीं है, तुम ऐसा ऐसा बात ही कर रहे हो कि पॉलिटिशियन लोग तुमको देखना नहीं चाहते हैं। तुम जो साफ छवि के कैरेक्टर के साथ और बेहतर पॉलिटिक्स करने आए हो, आसान नहीं है। हम तुमको शुभकामना देते हैं कि तुम सफल हो, लेकिन तुम जिस विचारधारा के साथ पॉलिटिक्स करना चाहते हो आज के डेट में, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हारा एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, हमने भी सोशल मीडिया को खंगाला। वो अधिकारी ने कहा कि हर जगह ये डिमांड था कि अगर जयराम का नॉमिनेशन किसी तरह रिजेक्ट होता है तो उसकी जगह माँ का होना चाहिए, लेकिन तुम अपने अडिग रहे हो, तुमने माँ को ना तरहीज देकर अपने कार्यकर्ताओं को ही नॉमिनेशन बैकअप पे रखा था। तो ये चीज़ें बहुत बेहतर मैसेज जाएंगी, क्योंकि अभी भी कोई पॉलिटिकल लीडर होता है और बैकअप की बात आती है तो अपने फैमिली को बैकअप पे रखते हैं, लेकिन तुमने अपने पार्टी के कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी को बैकअप पे रखा। तो आइडियोलॉजी को सराहना वे लोग भी कर रहे हैं। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तुम जीत के आओगे और हम मान रहे हैं कि तुम सांसद बनोगे तो हम लोग को भी काम करने में अच्छा सुविधा होगी, क्योंकि बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो डिस्टर्ब करते हैं और कहीं ना कहीं हमें दबाव में काम करना पड़ता है। दादा, जहाँ तक लोगों से मिलने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, लोगों का ये कहना था कि जो मेरा सवाल होगा आपसे, फिर हम कभी इंटरव्यू करेंगे तो गिरिडीह पे चर्चा करेंगे, आपसे जुड़ी पर्सनल चीज़ों से जुड़ी मैं सवाल करूंगा यहाँ पे। लोगों का ये कहना है कि जयराम दादा के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था, अगर वो उस दिन गिरफ्तारी दे देते तो आज का जो माहौल है कुछ अलग होता। आज थोड़ा सा भी, जैसे मान लीजिए कि कल जो है 11 तारीख को चतरा में आए थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, आपके अमित शाह जी भी आ रहे हैं, लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं केंद्र में या विपक्ष के लोग हैं, कदावर नेता झारखंड में आ रहे हैं और लोगों को लुभा रहे हैं। बिल्कुल आपके सवाल का उत्तर हम देना चाहेंगे और बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं भी वो इच्छा रखता था कि अरेस्टिंग होना ही चाहिए और मैं खुशी खुशी अरेस्टिंग देने जा रहा था। मैं देखिए, मैंने वो दिन रात को छुपा छुपी नहीं, देखिए अब हम बैक जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके सामने हम बैक जा रहे। देखिए पुराना फोटो मेरा, ये देखिए मेरा 3 वीडियो, ये 8 मिनट 56 सेकंड का। हाँ, ये वीडियो आपने जारी किया? नहीं, जारी नहीं किए थे। अच्छा, नहीं किया। ये हमने ये वीडियो बना के रखा था कि मेरी अरेस्टिंग हो जाएगी और अरेस्टिंग होने के बाद कैसे काम करना है, अरेस्टिंग हो जाएगी जब मेरी, तो मेरे कार्यकर्ता कैसा काम करेंगे, ये मैंने संदेश दिया था। तो ये वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुए हैं, इसलिए क्योंकि मेरा अरेस्टिंग हुआ नहीं, तो मैं तो खुशी खुशी अरेस्टिंग के लिए तैयार था। देखिए मैं 3 वीडियो, एक है 8 मिनट 56 सेकंड का, एक है 5 मिनट 24 सेकंड का, एक 4 मिनट 26 सेकंड का। ये देखिए शमशान घाट का लोकेशन, और ये तारीख भी देख लीजिए, ऐसा नहीं कि तारीख छुप जाएगा, देख लीजिए। फर्स्ट मई 1 मई 2:17, यानी भोर सुबह 2 बजे 17 मिनट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 बज के, इसलिए कि मेरा भी आभास हो चुका था कि हमको अरेस्ट होना है, हमको डिटेन होना है, और मैं खुशी खुशी डिटेन के लिए तैयार था। लेकिन वहां अगर मैं डिटेन कर लिया जाता तो हिंसक घटना घट जाती। 1.5 लाख की भीड़ के बीच मुझे डिटेन करना शायद प्रशासन के लिए असामर्थ्य नहीं था उतना कि मुझे कर पाती। तो इसीलिए मैंने भीड़ की भावना का सम्मान किया और कोई आगजनी जैसी घटना ना हो, कोई तोड़ फोड़ जैसी घटना ना घटे, कोई जाम जैसी घटना ना घटे, मैंने साफ शब्दों में जान माल की क्षति ना हो। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो यूथ हैं, महिलाएं भी अब बहुत एग्रेसिव रहती हैं, बुजुर्ग लोग बोल रहे हैं कि जान दे देंगे लेकिन अगर इसको अरेस्ट करके ले गए तो बहुत सारा माहौल ऐसा था। कुछ लड़के ऐसे थे जिनको भनक लगा था कि नहीं, नॉमिनेशन ही नहीं होने दिया जाएगा, वो पेट्रोल लेके तैयार थे कि हम पेट्रोल डाल लेंगे। इस तरह का माहौल यहाँ सीन क्रिएट था। तो मानव उनकी भावनाओं से बढ़कर फिलहाल मेरे लिए वहाँ कुछ नहीं था, इसीलिए हमने नम्रतापूर्वक कहा कि एसपी साहब माफ़ कीजिए, डिटेन किसी और दिन कीजिए। और मेरी जो इच्छा थी डिटेन होने की, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगा कि जेल के अंदर मैंने तैयारी कर ली थी कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन भीड़ होने के कारण और भीड़ की जो भावना थी उस कारण मैंने वो निर्णय वापस लिया और मैं फिर घर को निकल आया। अच्छा जयराम दा, ये बताइए कि जेबी केसेस की जब बात होती है तो जो ये सिनेरियो जो घटना घटा 1 तारीख को, उसके बाद से आपके कुछ क्रांतिकारी साथियों को जेल में भी डाला गया, हालांकि वो बेल पे बाहर आ गए हैं। देवेंद्र नाथ महतो अभी भी जो है नामांकन के दिन उनको गिरफ्तार किया गया था, अभी भी जो है रांची के होटवार जेल में बंद है। तो उसके बाद से आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता है ना, या केंद्रीय प्रवक्ता की बात करें या जो प्रखंड अध्यक्ष होते हैं या जिला लेवल के अध्यक्ष होते हैं, कोई वैसा चेहरा नहीं था जिससे लोग बात कर सके, जिससे पत्रकार बात कर सके कि आप लोग का अगला कदम क्या होगा। और इस बीच में आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो ये लीगल टीम भी वैसे ही आपकी कोई एक्टिव नहीं थी। ऐसा क्या कारण है दादा? देखिए
समरदा स्वाभाविक है, हम लोग नया संगठन है, लर्नर हम बार बार कहते हैं, हमने कभी नहीं स्वीकार ये नहीं कहा कि हम लोग बहुत कुछ जानते हैं या बहुत कुछ हमने किया है, हमने हमेशा अपने आप को लर्नर कहा है। तो स्वाभाविक है त्रुटियां हैं हम में, हमारे संगठन में कुछ सीखने जैसी बहुत सारी बातें हैं जो अभी शेष हैं, हमें सीखना है। तो लिहाजा कुछ हमारी ओर से भी त्रुटियां हुई हैं जिनको भविष्य में हम सुधार करेंगे। और उसी कारण जी हाँ, मीडिया से कांटेक्ट टूटा और बाकी जो कार्यकर्ता थे उनसे कांटेक्ट टूटा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें पिछले 5-6 दिन में घटी हमारे साथ, और जिस कारण थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ, लेकिन हम लोग पूरी ऊर्जा के साथ फिर मैदान में वापसी आ चुके हैं। और उस दिन की घटना के बाद थोड़ा सा क्या है कि लोग और इमोशन हम लोग के साथ जुड़ा है, यानी जिन्होंने भी ये साजिश रची थी उन्होंने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है अपना। क्या लगता है दादा, किस पार्टी की साजिश है, किसी नेता की साजिश है या किसी आला अधिकारी की साजिश है, किसकी साजिश हो सकती है? आप हमारे दर्शकों को अगर इशारा में बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। भौकाल टीवी पे सबसे ज़्यादा आपको लोग देखते हैं। देखिए समरदा, पहला बात तो आपके दर्शकों को बताना चाहिए कि साजिश बिल्कुल थी। कैसे थी, मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरे नाम से 2 लड़कों ने, जयराम महतो, मेरा नाम जयराम कुमार महतो, और 2 जयराम महतो ने पर्चा खरीद लिया था। हाँ, ये और 2 लोग मैंने चिन्हित किए गए थे कि ये जयराम महतो नाम का, यानी उन दोनों को पर्चा खरीदने का मौका नहीं मिला। लेकिन कुल मिलाकर 4 जयराम महतो, मेरे अलावा 4 जयराम महतो आज चुनाव लड़ रहे होते हैं। अगर उनके अनुसार अगर परिस्थितियां होती और उन्होंने जैसा सोचा था साजिशकर्ताओं ने, तो आज मेरे मिलाकर 5 जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं। एक बात बताइए, जो लड़का अभी मुखिया का चुनाव नहीं जीता है उसके खिलाफ इतनी साजिशें क्यों? इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और इसके बाद भी चुनाव होंगे। अगर उनको साजिश करना ही था तो एनडीए गठबंधन को यूपीए के नाम के अच्छा छेड़छाड़ करना चाहिए था कि चलो उसके नाम का 5 कैंडिडेट लेंगे। यूपीए को एनडीए के नाम से छेड़छाड़ करना चाहिए, उसके नाम का 5 कैंडिडेट लेंगे। जयराम महतो के नाम 4 कैंडिडेट ऑलरेडी आ चुके थे, और उन शख्स, वो जो जयराम महतो जो चुनाव जिनको 25,000 में पर्चा खरीदवाया गया, उसको ना लोकसभा में अंतर मालूम है ना विधानसभा में अंतर मालूम है। उन भाई साहब को कुछ मालूम ही नहीं है। बस उनको बोला गया कि आप हमारे पार्टी से लड़ रहे हैं, अभी नाम नहीं लेते। उन्होंने ये कहा, जो लोग गए थे उनको फॉर्म भरने के लिए, ये थोड़ी कहा कि आपको चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, संसद के चुनाव आप जीत जाएंगे। इस तरह का उसको ड्रीम दिखलाया गया था। तो ये साजिशें जनता आज समझदार हो चुकी है कि 4 जयराम महतो क्या कर रहे थे। ये तो खैर उन्होंने रिजेक्शन उनका हो गया, आसान नहीं है। हमने 4-5 दिन लगा फॉर्म भरने में, एक दिन में फॉर्म भरना आसान नहीं है। ऊपर से कहीं ना कहीं अगर वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता तो आज जयराम महतो वहाँ 11 में, 12 में, 13 में, 14 में आपको खाली जयराम महतो दिखता। तो फिर वो डिवाइड हो जाता, डिवाइड नहीं, कंफ्यूज हो जाते मतदाता कंफ्यूज। वही साजिश थी। तो साजिश को समझिए कि कैसा साजिश था। अब बात कर रहे हैं कि इसमें साजिश कैसे है। देखिए, साजिश इसलिए है कि हम लोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आसान नहीं है। अभी हम जब भी भाषण देते हैं तो हम पहला लाइन कहते हैं कि हम लोग 75% अपना डोनेशन कर देंगे जो सैलरी होगी। दूसरा हम कहते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है उसके बाहर 1 इंच का जमीन नहीं होगा। आज सबसे बड़ी संपत्ति अगर इंसान की कुछ है तो जमीन। और ये नेता लोग जाके देखिए अपना राजमहल तैयार कर रहे हैं, और इनसे आप अपेक्षा करते हैं ये समाज को सुधारेंगे, इनसे आप अपेक्षा करते हैं ये देश का विकास करेंगे। कभी नहीं होगा। जब तक उनकी सोच सामाजिक नहीं होगी तब तक वो सामाजिक मतलब कार्य नहीं कर सकते हैं। आज इनके पास लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, और ज़मीन तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज बिल गेट्स ने भी अपना पैसा को ज़मीन पे इन्वेस्ट किया है और एक जिला के बराबर ज़मीन खरीद लिया है। तो इसीलिए मेरे जो ये घोषणा है वो कहीं ना कहीं अगर हम लोग उस पर स्टैंड कायम कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में जो बाकी राजनेता हैं वो खुद अपने कार्यकर्ताओं से गाली सुनेंगे कि कल का एक जयराम महतो आया जो 29 साल का लड़का है जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, और वो बोल रहा है कि हम मतलब अपने क्षेत्र से बाहर ज़मीन नहीं एकत्रित करेंगे, हम अपना जो सैलरी है 75% डोनेशन कर देंगे, हमारे ब्लड रिलेशन से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। ये मजाक है। आज के डेट में तो पॉलिटिक्स उसी में होता है कि पहले पैसा कमाओ फिर चारों तरफ जमीन लो। धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, हर जगह जीटी रोड के किनारे 5 एकड़ 10 एकड़ प्रॉपर्टी बनाओ, जनता जाए भाड़ में, और अंतिम क्या है कि बेटा को टिकट देके निकल लो। हमने वो भी नहीं किया। लोग कह रहे थे कि माँ को लड़ाइए, अगर आपको दिक्कत है तो माँ को लड़ाइए, लेकिन हमारी ओर से श्रीमती उषा महतो जी और सुश्री पूजा कुमारी महतो जी ने नामांकन पर्चा भरा था, तो हमने तो वहाँ परिवारवाद पर भी रोक लगा दिया। हमारे भाई लोग खुद बोले कि या तो भाई को फॉर्म भराइए तो माँ को। हमने बोले कि दोनों को छोड़ के आपको जिसको भराना है भरा दीजिए, और जो भी मैंने चर्चित चेहरे हैं लोकसभा के अंतर्गत या फिर हमारे, उनको आप भराइए। दादा, जैसे आप जयराम महतो का जिक्र किए कि और भी लोग नामांकन किए थे, एक खबर देखे उसमें लिखा था कि जयराम महतो का नामांकन हुआ रद्द। हम लोग भी शॉक्ड रह गए कि अरे भाई, जयराम महतो जो अभी तो हम लोग वहाँ से डीसी कार्यालय से निकले हैं, वहाँ भी तो सब सकुशल था, लेकिन जयराम महतो जी का नामांकन कब कैसे रद्द हो गया? जब उसको क्लिक किए तो पता चला कि अच्छा ये कोई और जयराम महतो है। बिल्कुल बिल्कुल, कितना र्यूमर और किस प्रकार से मतलब लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। और मैं आपको खुद पहले पता करूंगा कि जयराम महतो कौन है। मैं भी उनसे मिला नहीं हूँ, और आप उनका इंटरव्यू लीजिएगा, जरूर साजिश से कुछ ना कुछ पर्दा हटेगा कि बाबू आखिर क्या कारण था। आप अभी तक कभी चुनाव नहीं लड़े हैं
और ना चुनाव के बारे में आपको जानकारी है, दिलचस्पी है, और आखिर चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार क्यों हुए, किसके इशारे पर हुए। तो ये गेम प्लानिंग। और देखिए, जयराम महतो वाला चर्चा हमको 6 महीना पहले ही आया था। अच्छा। हाँ, हमारे एक मित्र हैं जो विपक्षी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा था सचेत रहना, जयराम महतो नाम के लोगों को खोजा जा रहा है चुनाव लड़वाने के लिए। हम बोले भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, 10 को भी जयराम महतो लोग उतार देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन ये सूचना मुझे 6 महीना पहले मिला था। क्या जयराम महतो के ऊपर कोई और केस है क्या? हाँ, एक न्यू केस जो उसी दिन 1 तारीख को हुआ। हाँ, जिसमें रिजवान जी जेल गए थे। हाँ, वो न्यू केस है, तो उसका भी हम लोग जो चौथा सेट भरे 6 तारीख को, उसमें उसकी जानकारी दे दी है। अच्छा, तो आपका ये जो पुराना नकदी वाला केस था, उस पर बेल पे सुनवाई कब है दादा? 21 तारीख तक नो कर्सिव है, यानी प्रशासन किसी प्रकार से हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी, हम अपना कार्य करेंगे। देखिए, एक्चुअली जो नगड़ी का केस है ना समरदा, ये है 21 मार्च 2022 का मैटर। मैं मौजूद था वहाँ। आप भी मौजूद थे, और आप सुने होंगे उस समय डीएसपी बयान भी दिए थे कि बच्चों पर कोई एफआईआर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि जहां से 144 लगा है उस दूरी में, उससे बाहर ये लोग अपना धरना प्रदर्शन किए हैं, एफआईआर हो जाता है। ठीक है, एफआईआर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, 1 तारीख को जब मेरा केस हुआ तो 2 तारीख को मेरे पूरे दीवार में, मेरे घर में, मेरे आंगन में पर्ची सटा गया, 41 का नोटिस। तो भैया 2 साल का केस एगो 41 का पर्ची साट देते हैं। या तो चाची का स्थानीय टीम चौकीदार भी आके सुना देता कि नगड़ी थाना में आपका केस है, कुछ किसी भी एंगल से कम से सूचना तो मिलता। लेकिन आज 2 साल बाद अचानक आप डिटेन करने के लिए आते हैं, अरेस्टिंग करने के लिए आते हैं। तो ये तो हर कोई जानता है, जब कानून के रखवाले अगर कानून इस प्रकार से कानून का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करेंगे तो भाई कैसे लोग आस्था जताएंगे। एक तो आज पब्लिक और पुलिस के बीच दूरी बन रही है, तो रीजन क्या है? फुटबॉल मैच कराने से पब्लिक और पुलिस की दूरी खत्म नहीं होगी। आज क्या करते हैं कि एसपी महोदय फुटबॉल का मैच करवा देते हैं कि चलिए पब्लिक और पुलिस के बीच जो दूरी है उसको खत्म करें। तो फुटबॉल के मैच से नहीं, आप उनके साथ बढ़िया व्यवहार करें, वही व्यवहार करें जो पूंजीपतियों के साथ करते हैं, तो पब्लिक और पुलिस के बीच की जो दूरी है वो खत्म हो जाएगी। जयराम दादा, सबसे पहले एक्सक्लूसिव बताइए कि आप कब सभा करने वाले हैं, कौन से विधानसभा में सभा करने वाले हैं? देखिए, 6 का 6 विधानसभा में सभा होगा, और एक दिन में 3 होगा, यानी 6 या 18 होगा, यानी एक प्रखंड में हमारा सभा होगा, और जोरदार तरीके से होगा, पूरी ताकत के साथ होगा और पूरी ऊर्जा के साथ होगा। फिलहाल हम लोग जो हमारे चुनाव एजेंट नियुक्त किए गए हैं, जिनको जिम्मा सौंपा गया है, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं मैंने परमिशन लेने का, चूंकि परमिशन का इशू है, 48 घंटे पहले परमिशन लेना पड़ता है, तो उसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में हो सकता है सभा? हाँ, 14 तारीख से हम लोग, कल 13 है, यानी हमको लगता है आज परमिशन के लिए डाले हैं, 14 तारीख के साथ हम लोग मैदानी में दिखेंगे। जी, चलिए, ये सब तो बातें हो गई केस से रिलेटेड। जयराम महतो जी का गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, गिरिडीह लोकसभा में बहुत सारे मुद्दे हैं। महत्वपूर्ण मुद्दों में से पलायन। जी, आज ये भी फर्स्ट टाइम है कि हमको लगता है 50,000 के आसपास प्रवासी मजदूर वोट देने के लिए आ रहे हैं। वोट भी देंगे और एक जिम्मेवारी भी देंगे। इन कंधों पर, 29 साल की उम्र के इन कंधों पर बोझ भी देंगे, उस बोझ को उठाने का काम करेंगे। 50,000 मजदूर लगभग आ रहे हैं। हमको लगता है बहुत सारे लोग आ चुके हैं। 50,000 केवल वोट देने के आ रहे हैं। वे लोग आते थे कभी अपनी बहन का विवाह में, या फिर खुद शादी करने के लिए आते थे, या फिर किसी त्यौहार में आते थे, या फिर घर में कोई अगर अप्रिय घटना घट जाती थी तब आप आते थे। लेकिन आज वे लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं। तो सोच सकते हैं 23 सालों के झारखंड में कुछ तो बात है इस बंदे में, जो आज उतने प्रवासी मजदूर यहाँ लौट कर वतन आ रहे हैं वोट करने के लिए। पलायन की बात आप किए, आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि अगर आप सांसद बन जाते हैं, आपको यहाँ की मतदाता सांसद बना देती है, तो पलायन कैसे रोकिएगा? उसका प्लानिंग होगा ना आपके पास, मोटा मोटी? देखिए, सबसे पहली बात है कि संसद का जो कार्यशैली होता है, हर एक ज़िला में एक डीएमटी फंड आता है, और डीएमटी फंड जनरली लाइट में चला जाता है, जनरली वो किसी पार्क में चला जाता है। तो क्या है कि उन सब चीज़ों को हम इस क्षेत्र के डेवलपमेंट में, चूँकि वो फंड भले कलेक्टर महोदया के अधीन होता है, लेकिन उसमें सांसद का एक रोल होता है। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि एक रुकावट ना हो। चूँकि एक सुने थे, एक सांसद बैठे थे कहीं, दिल्ली से एक टीम आई थी, तो उन्होंने बजट बताया कि ये 15 से 20 करोड़ में हो जाएगा। तो सांसद जी ने कहा कि नहीं, ये हमारे लोकसभा का नहीं है, हमारे लोकसभा के बाहर के एक सांसद की घटना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये डीएमटी फंड नहीं था, वो कोई रजरप्पा प्रोजेक्ट के आसपास था। तो कहा कि 15 से 20 करोड़ में ये काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसको 250 करोड़ लेके जाइए। यानी सोच सकते हैं कि अगर ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए तो हमको लगता है इस राज्य में इतने संसाधन है कि विकास के बहुत सारे काम होंगे। हम लोग देखिए, गिरिडीह लोकसभा एक ऐसी भौगोलिक लोकसभा है, एक तरफ बड़ाकर नदी है, दूसरी तरफ दामोदर नदी है, एक तरफ पारसनाथ पहाड़ है, झुमरा है, लुगु बुरु पहाड़ है। तो हम लोग पर्यटन के माध्यम से जा सकते हैं, हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जा सकते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से जा सकते हैं, छोटे छोटे मैंने रोजगार
निर्गत कराने के रास्ते पर हम लोग एक वैकल्पिक मार्ग तैयार कर सकते हैं, बशर्ते उनकी नीयत स्पष्ट होनी चाहिए। और जिस क्षेत्र में हमें यहाँ बहुत सारे सीएसआर फंड आते हैं, डीएमटी फंड आते हैं, तो उनका सदुपयोग होना चाहिए। उनमें संसद का रोल होता है, अगर वो अपने रोल को केवल बेहतर तरीके से निभा देंगे तो बेहतर काम होगा। बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने सवाल किया है, आप पे सवाल उठाया है। आपके तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जहाँ पर हम लोग इंटरव्यू करते हैं तो लोग यही कहता है, पढ़े लिखे युवा भी बोलते हैं कि जयराम महतो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा नेता है, वो व्यक्ति नहीं विचारधारा है। वो जब कुछ नहीं है, ना ही मुखिया है, ना ही वो सांसद है, ना ही विधायक है, ना ही जिला पार्षद, कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी 13 से 14 करोड़ रुपए जो है मुआवजा दिलवाए, 14 करोड़ के आसपास में। तो लोगों का कहना है कि जयराम महतो वहाँ ही मुआवजा दिलाने क्यों जाते हैं जहाँ पे कंपनी है। कोई वज्रपात से मर जाता है या चुट्टू पाली जो है रामगढ़ में, उस घाटी में जो है किसी की मौत हो जाती है, रोजाना मौत होती है, वहाँ पे क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, मुआवजा का एक प्रावधान होता है, जिससे अगर सड़क घटना घटती है तो उसमें आपको जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं या फिर कलेक्टर हैं, उनके माध्यम से जो मिलेगा, ताकि सड़क पे अगर कोई घटना घटती है तो हम किससे लड़ेंगे। लेकिन ठीक है, हम कंपनी फैक्ट्री जहीं भी जाते हैं वहाँ भी तो काम नहीं होता था, अखबार में जगह नहीं मिलता था मजदूर की उस घटना को। आज कम से कम अखबार में जगह मिलता है, उसके साथ न्याय होता है, उसके बाद जो आश्रित होते हैं कम से कम उनको एक नियोजन मिल जाता है, तो ये भी कोई कम बात नहीं है। हाँ, जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और जितना सामर्थ्य है उसके ज़्यादा हम लोग कार्य किए। अभी देखिए, लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, कल हम लोग एक परिवार को फिर नियोजन दिलाएं, तो हम लोग तो हमेशा डट के लड़े हैं और जनता के बीच खड़े हैं। जयराम महतो का मुकाबला मथुरा प्रसाद महतो जी के साथ है कि वर्तमान समय में जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी के साथ? देखिए, फिलहाल अभी वर्तमान सांसद चूँकि हैं तो जाहिर सी बात है मुकाबला उन्हीं के साथ है, और मुझे लगता है उन्हीं के साथ फिलहाल है। लेकिन जिस प्रकार की उनकी नाराज़गी है लोगों में कि वो गांव नहीं आए, कभी घूमने नहीं आए, 5 साल में मिले नहीं, तो हमें लगता है कि हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। बस वो जो यही रात अंतिम, यही रात भारी, जो अप्रिय, मतलब आपकी सोच से ऊपर एक रात होती है जहां आप जैसा सोचते हैं वैसा थोड़ा बहुत नहीं हो पाता है, यानी धन बल का बहुत जोरदार उपयोग होता है। अगर उससे हम लोग बच गए तो चुनाव हमारे। देखिए, धन बल का तो उपयोग होगा नो डाउट, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये भी सवाल है और विपक्ष के लोगों का भी सवाल है, जयराम महतो के साथ साथ अभी 20-20 गाड़ियां घूम रही हैं, चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है, तो आखिर वो पैसा आ कहां से रहा है? कोई कह रहा है कि ढुल्लू महतो जी के साथ संबंध है, कोई कह रहा है उस पार्टी के साथ संबंध है, तो जयराम महतो जी का किस पार्टी से संबंध? सार्वजनिक नहीं समर भैया, हम सार्वजनिक करते हैं। आपका सवाल है तो जनता के नेता है तो जनता के बीच हर सवाल सार्वजनिक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जिनको भी डाउट लगता है कि जयराम महतो जी कहां से पैसा लाते हैं, तो भौकाल टीवी पर आपको एक्सक्लूसिव जयराम दादा आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये काम करते हैं। जी आप देखिए जी, DR यूजर, योर अकाउंट क्रेडिटेड 200, योर अकाउंट क्रेडिटेड 20, योर अकाउंट क्रेडिटेड 100, 500, 101, 5000, 11,000, 100, 10, 100, 200, और कुल मिलाकर अभी इस अकाउंट में, मेरा न्यू अकाउंट है 2-3 दिन पहले का, इसमें हो गया है आपका 1,21,000। अच्छा, 3 दिन में 1,21,000 रुपया? हाँ, 2 दिन में 1,21,000 का मेरा अकाउंट में पैसा आ चुका है। 1,21,000 मैंने है, तो ये राशि बढ़ जाएगी। ये राशि कहाँ जाएगी कहना मुश्किल है। और अब जी बिल्कुल हम आपको जो क्या बोलते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ना, क्या हमको नहीं बैंक के बारे में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, हाँ, जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है आपको बकायदा सभी चैनल में हम एक कॉपी दे देंगे। अब देख लीजिए कि कौन 10 रुपया दिया है, कोई 10,000 दिया है, कोई 50,000 भी दिया होगा। अकाउंट की चीज़ है भाई, बस उनका नाम नहीं बताइएगा जो लोग हमको दिए हैं। हम सारा चीज़ डिटेल दे देंगे, सारा चीज़ हम डाउनलोड करके आपको दे देंगे कि पैसा हमारा कहाँ से आ रहा है। दादा, सवाल ये है कि अभी आप लोग शायद 7 या 8 संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस प्रकार से अभी आप लोग अलग थलग हो गए हैं, मैं देख रहा हूं, और ये रियलिटी है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए या ना कीजिए। मनोज दा अपना अलग लगे हुए हैं, संजय मेहता अलग लगे हुए हैं, देवेंद्र दा की टीम अलग लगी हुई है, और आप लोग अलग लगे हुए हैं। अगर सिर्फ आप चुनाव लड़ रहे होते और ये सब आपके साथ होते तो गिरिडीह का सिनेरियो अलग होता। बिल्कुल अलग होता, और बहुत सारे लोगों ने चर्चा भी किया था कि ऐसे भी हम लोग का इंटेंस तो राज्य में सरकार में आने का है, तो लोकसभा हम लोग चूंकि लड़ना है तो आप लड़िए और हम लोग कॉर्पोरेट करेंगे। लेकिन हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं लोग कहेंगे कि जयराम महतो बड़ा मतलबी निकला, अपने एक सीट से लड़ा और बाकी लोगों को मौका नहीं दिया, उनको सब अपने साथ लेके चला गया। तो इसलिए हमने कहा कि लोग ये स्वार्थी का और मतलबी का टैग ना लगाएं। इसीलिए हमने कहा कि जहाँ तक सक्षम है और जहाँ जहाँ हम लोग अपने आप को मजबूत पा रहे हैं वहाँ वहाँ चुनाव लड़ा जाए और सामाजिक न्याय के साथ चुनाव लड़ा जाए, हर एक वर्ग हर एक तबकों को मौका मिले। दादा, ऐसा नहीं है कि सबका जमानत जब्त हो गया, बस सिर्फ आप बचे?
नहीं देखिए ऐसा नहीं है। देखिए नहीं देखिए संभावना कुछ भी हो सकता है इससे आप दादा, जो भी आपके पास इंटरव्यू करने आता है, मुझे नहीं पता क्या करता है क्या जाता है, लेकिन मैं ग्राउंड पे सबसे ज्यादा घूमता हूं, तो जो ग्राउंड रियलिटी है उसके हिसाब से, उसके अनुसार मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। तो ग्राउंड पे रियलिटी यही है कि हम लोग रांची संसदीय क्षेत्र में गए, वहां भी आपको बोल रहे हैं कि जयराम महतो को वोट देंगे, तो वहां के प्रत्याशी, जो आपके पार्टी के जो प्रत्याशी, उनका तो कोई नाम ही नहीं जानता है। जब आप हजारीबाग में जाइएगा तो वहां की भी यही स्थिति है। तो इससे अच्छा होता कि आप ही चुनाव लड़ रहे होते। देखिए इसमें लोग थोड़ा सा मतलब, मेरा भी दिल कहता कि इसमें हम मतलब ही अपने आप को कहते हैं, तो इसीलिए हमने डिसाइड किया कि मौका सबको मिले और सब प्रतिभावान हैं, चाहे संजय मेहता जी रहें, मनोज यादव जी रहें, देवेंद्र नाथ महतो जी रहें, दामोदर सिंह हांसदा जी रहें, दीपक गुप्ता जी रहें, बेबी लता टुडू जी रहें, और जो भी हमारे प्रत्याशी जिनको हमने मैदान में उतारा है, इकलाक अंसारी जी रहें, कहीं ना कहीं कुशल हैं और सबको लेकर चलना ही हमारी नियति है और उनको हम लोग लेकर चलेंगे। गिरिडीह के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए गिरिडीह के साथ साथ पूरे झारखंड के मतदाताओं को यही संदेश देंगे कि देखिए ये जो मतदान होता है ना, ये अपने भविष्य के लिए हम लोग मतदान करते हैं। हम ये लोकतंत्र में हम जो भागीदारी लेते हैं, इसलिए भागीदारी लेते हैं कि हमारा देश मजबूत बने, हमारा राज्य मजबूत बने और साथ ही साथ मेरा परिवार भी मजबूत बने। ऐसा नहीं देश मजबूत बनेगा इसके मतलब थोड़ी कि देश के नदी नाला पर्वत पहाड़ मजबूत बनेगा, इंसान मजबूत बने। यानी हम अपने लिए वोट करते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट करते हैं। तो अब सवाल है भविष्य, तो भविष्य कौन है ना? आपके घर में जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो 18 साल 25 साल 29 साल 30 साल के जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, जो भाई बहन हैं, वो भविष्य हैं। तो उनका भविष्य क्या है? उनका भविष्य एजुकेशन, शिक्षा, पढ़ाई। तो पढ़ाई के बाद वो एक परीक्षा में बैठेंगे, यानी उनका भविष्य एक परीक्षा है, जिस परीक्षा को पास करके वो बीडीओ सीओ दरोगा कुछ बनने का ख्वाब रखते हैं। तो एक बात बताइए, जब सीजीएल का पेपर लीक हुआ था तो जो भी प्रत्याशी हैं झारखंड में, अगर उन्होंने उस पर सवाल किया था सदन के भीतर, सदन के बाहर, मीडिया में, प्रेस में, कहीं भी कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, अगर कहीं भी स्टेटमेंट दिया है तो उनको वोट देने का काम करें। और अगर किसी का मुंह नहीं खोला है परीक्षा को लेकर तो बिल्कुल वोट मत दीजिए, क्योंकि परीक्षा यानी आपके बच्चों का भविष्य। जो नेता आपके बच्चों के भविष्य पर मुंह नहीं खोल पाता है, वो वोट पर मुंह कैसे खोलेगा जी? इसलिए हम जनता को यही निवेदन करेंगे, जो आपके बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, जो आपके बच्चों को भविष्य को लेकर किसी भी प्रकार का एक स्टेटमेंट नहीं दे पाता है मीडिया में, ऐसे लोगों को वोट क्यों देना? आप पता कर लीजिए उनके बच्चे कहाँ हैं। जो भी प्रत्याशी हैं उनके बच्चे कोई दिल्ली में बैठे होंगे, कोई विदेशों में पढ़ाई कर रहे होंगे, तो कोई किसी कॉलेज का डायरेक्टर बन के बैठे होंगे और कोई करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करके बैठे होंगे, और आपके बच्चे 8 साल से एक परीक्षा के आस में बैठे हैं और आप अगर अभी भी अंधभक्ति करते हैं तो ये दुर्भाग्य है। और हमें क्यों मतदान करेंगे ये भी कहना चाहेंगे। जब परीक्षा लीक हुआ, लाठी किसने खाया? हम लोगों ने खाया। पुलिस ने रबड़ गैस चलाया, किस पे चलाया? हम लोगों पे चलाया। आंसू गैस किस पे चलाया? हम लोगों पे चलाया। कपार फाड़ के लाहौलान किसका हुआ? हम लोगों का हुआ। सड़कों पे धरने पर कौन बैठा? हम लोग बैठे हैं। केस एफआईआर किसने खाया? 353 का मुकदमा किन लोगों ने झेला? हम लोगों ने झेला। तो हम लड़ रहे हैं आपके भविष्य के लिए, हम लड़ रहे हैं झारखंड के भविष्य के लिए, हम लड़ रहे हैं फ्री एंड फेयर एग्जाम होने के लिए, हम लड़ रहे हैं कि एसएससी बढ़िया एग्जाम कंडक्ट करे, हम लड़ रहे हैं कि जेपीएससी में घोटाला ना हो, हम लड़ रहे हैं कि पीजीटी में 20 लाख 25 लाख का सौदा ना हो। उसके बाद भी अगर आप उनको वोट दीजिएगा जो परीक्षा को लेकर चिंता नहीं करते हैं, जो पूंजीवादी और कॉर्पोरेट जगत के जेब में रहकर राजनीति करते हैं, तो ये राज्य का दुर्भाग्य होगा। हमें इसलिए आपको वोट दीजिए क्योंकि हम 2 सालों से लड़े हैं और 2 सालों से 2 दर्जन 1 दर्जन कोई आधा दर्जन केस खाए हैं कि लाठी चार्ज हुआ है हम पे, हम लोग मुकदमा झेले हैं, हम लोग अरेस्टिंग दिए हैं। किसके लिए? झारखंड के भविष्य के लिए। तो इसीलिए हम लोग तो अपेक्षा रखते हैं कि हमें वोट मिले। छाप भी बता दीजिए, क्या कौन सा छाप है? देखिए छाप मेरा गिरिडीह लोकसभा में गैस सिलेंडर छाप है, सीरियल नंबर 12 है। बाकी हमारे जो साथी हैं किन्हीं का हेलमेट है और किन्हीं का कैंची है। ये 3 छापों पे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में। कंफ्यूजन इसलिए, अब देखिए अब अलॉटमेंट वहाँ होता है, हमारे बस में होता तो हम लोग सभी आठों का आठों एक ही चिन्ह लेते हैं। तो वहाँ अलॉटमेंट के आधार पर जैसे कोई अगर हमसे पहले आया तो वो चिन्ह अगर उसने भी प्रीफर किया है तो उसको मिल जाएगा। तो जैसे हमारे दामोदर हांसदा जी का, इकलाक अंसारी जी का, संजय मेहता जी का और देवेंद्र नाथ महतो, इन चारों का चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है। और दीपक गुप्ता जी, मनोज यादव जी, उनका कैंची है। और मेरा यानी टाइगर जयराम महतो का गैस सिलेंडर है। गैस सिलेंडर का दाम कम होगा, क्या जीतेंगे जयराम दादा? में बिल्कुल इस बात की चर्चा रखी जाएगी कि गरीबों को रियायत मिले। जी, एक बस छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। लोगों का सवाल है कि जयराम महतो अगर जीत जाते हैं गिरिडीह सीट तो किस, मान लीजिए कि भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार, उनके साथ जाइएगा, किसके साथ जाइएगा? क्योंकि अकेले आप जीत के भी क्या कीजिएगा दादा? देखिए एक बात है,
बिल्कुल करेंगे, हमें सवाल करने का अधिकार होगा, हमारे पास फंड होगा, उसको खर्च करने का अधिकार होगा। जो सरकार में बैठे सांसदों को जो अधिकार होगा, विपक्ष में बैठे सांसदों को जो अधिकार होगा, वही अधिकार मुझे भी मिलेगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं। हाँ, ये है कि अगर मैं अकेला रहूंगा तो मेरी पैरवी थोड़ा कम सुनी जाएगी। कोई बात नहीं है, हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन जिस हाल में जनता हमें जीत कर भेजेगी, हम उसी हाल में सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जी शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए JVKSS के केंद्रीय अध्यक्ष और गिरिडीह सीट पर जो प्रत्याशी बनाए गए जयराम महतो जी मौजूद थे। मुझे लगता है कि आपके तमाम सवालों के जवाब जो है मिल गए होंगे। बाकी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में 25 मई को मतदान होने वाला है और 4 जून को रिजल्ट आएगा। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया दादा। आपका भी शुक्रिया। आपके तमाम जो दल हैं उनका स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप लोग सदैव मजबूत रहें। एक निष्पक्ष लोकतंत्र की आवश्यकता है और आप लोग बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं। जी शुक्रिया।